नाउ दिस इज डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट पार्ट 1। क्या होता है? डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट कैन हैपन इन अ कैरियोटाइप ऑफ 46XX और इन अ कैरियोटाइप ऑफ 46XY। ठीक है, या फिर देयर कैन बी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ओनली लाइक टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ अ X or Y chromosome. Sex of an individual can be on 3 levels. On a genetic level, whether Y chromosome is present or absent. On a gonadal level, whether testis or ovary are present. And on a phenotypic level or external genitalia and secondary sexual characteristics level. Best method for sex determination is obviously genetic level पे ही करेंगे, Y और X chromosome के basis पे. If there is a discrepancy between these 3 levels of sex determination, then we call it as a disorder of sexual development. यानी यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है, मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल, ऐसा कुछ भी, मतलब तीनों में अगर मेल नहीं है या तीनों में फीमेल नहीं है तो डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल 46XX इंडिविजुअल है तो फीमेल कैरियोटाइप विद गोनेड्स एज टेस्टिस, ठीक है, मेल गोनेड्स एंड एग्जैक्ट फीमेल लुकिंग लाइक, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया फिनोटाइप. सो इट इज़ स्टिल हैविंग अ डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट. और हम मेल और फीमेल वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे मेल है, डिफरेंट लेवल्स पे फीमेल है, तो मेल फीमेल वर्ड्स यूज़ ही नहीं करते डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट में. 46XX नॉर्मल ओवरी है. अब नॉर्मल मतलब अगर 46XX कैरियोटाइप है तो उसमें नॉर्मल क्या होगा? ओवरी. अब नॉर्मल क्या होगा? ओवोटेस्टिस, स्ट्रीक गोनैड्स, टेस्टिस प्लस 46XX रिवर्सल. ठीक है, मान लो मतलब 46XX और टेस्टिस है तो इसको क्या बोलेंगे? 46XX रिवर्सल. नॉर्मली ओवरी होनी चाहिए थी लेकिन टेस्टिस है तो इट इज़ रिवर्सल. नॉर्मली इसमें यूट्रस होनी चाहिए लेकिन अब नॉर्मली यूट्रस एब्सेंट हो सकती है, मिलेरियन एजेनेसिस हो सकता है. नॉर्मली इसमें फीमेल लुकिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया होना चाहिए, अब नॉर्मली एम्बिगुअस जेनिटेलिया विल बी प्रेजेंट. 46XY अगर कैरियोटाइप है तो नॉर्मली टेस्टिस होनी चाहिए लेकिन अब नॉर्मली टेस्टिस ए फंक्शनल डिसफंक्शनल हो सकती है, जैसे टेस्टिकुलर रिग्रेशन सिंड्रोम में या स्वायर्स सिंड्रोम में या फिर ओवोटेस्टिस में. मतलब टेस्टिस या तो फंक्शन नहीं करेंगी जैसे इन 2 सिंड्रोम्स में, या फिर ओवरटेस्टिस हो सकती है अब नॉर्मल. नॉर्मल इसमें वुल्फियन डक्ट होनी चाहिए, अब नॉर्मल वुल्फियन डक्ट एब्सेंट है जैसे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में, या फिर मिलेरियन डक्ट प्रेजेंट है जैसे स्वायर सिंड्रोम में या परसिस्टेंट मिलेरियन डक्ट सिंड्रोम में. नॉर्मली मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होना चाहिए, अब नॉर्मली दिखेगा तो फीमेल लुकिंग जेनिटेलिया या एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटेलिया. देयरफॉर डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट कैन बी प्रेजेंट इवन विदाउट एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ठीक है, एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो यही ज़रूरी नहीं है, फिनोटाइप ही अब नॉर्मल हो ये ज़रूरी नहीं है. देयर कैन बी abnormalities on a genetic and gonadal level as well. सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ड्यूरिंग इंट्रायूट्रल लाइफ, अगर कोई हार्मोन इन्फ्लुएंस नहीं है, टेस्टोस्टेरोन इन्फ्लुएंस नहीं है, तो देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू फॉर्म फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. बट ड्यूरिंग इंट्रायूट्रल लाइफ इफ देयर इज एडिक्वेट टेस्टोस्टेरोन एंड DHT levels present, then it forms male external genitalia. Genital tubercles, swelling and folds which were forming clitoris, labia major and labia minora in absence of testosterone will form in presence of testosterone, penis, labia major and penile urethra respectively, and these are called as homologous organs. Other homologous organs are skinny glands and paraurethral gland in female, or prostate gland in males. Bartholin gland in females is greater vestibular gland in female, Bartholin gland or the greater vestibular gland in female is the Cowper gland or the bulbourethral gland in males. Round ligament in females is gubernaculum in males, which helps in descent of the testis. 46XY testis descend into the scrotum and are palpable in either scrotum or inguinal canal. अगर 46XY कैरियोटाइप है ना तो टेस्टिस विल बी आइदर इन द स्क्रोटम या फिर इंग्वाइनल कैनाल. ठीक है, पाल्पेबल होंगी ही होंगी टेस्टिस. सो गोनेड्स विल ऑलवेज बी पाल्पेबल अगर 46XY कैरियोटाइप है, तो वेन एवर गोनेड्स आर पाल्पेबल 46XY कैरियोटाइप विल बी देयर. या तो स्क्रोटम में पाल्पेबल हो सकती हैं या फिर इंग्वाइनल कैनाल में, लेकिन पाल्पेबल ज़रूर होंगी. लेकिन ओवरीज कभी भी पाल्पेबल नहीं होती, इसलिए अगर गोनेड्स जो है वो पाल्पेबल नहीं है तो 46XX कैरियोटाइप होगा. सो इफ गोनेड्स आर पाल्पेबल देन 46XY कैरियोटाइप, और अगर गोनेड्स आर नॉट पाल्पेबल 46XX karyotype. Testosterone and dihydrotestosterone act by the same receptors
If testosterone levels in intrauterine life are low, it can lead to ambiguous genitalia in males, in male karyotype. When to suspect ambiguous genitalia? Ambiguous genitalia suspected when clitoromegaly is there, clitoral width of more than 6 millimeters और लेंथ ऑफ मोर देन 9 मिलीमीटर्स. लेबियोस्क्रोटल फ्यूजन है, माइक्रोपीनिस है यानी कि स्ट्रेच्ड लेंथ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, यानी स्ट्रेच करने पर भी 1 इंच से छोटा है. सीवियर हाइपोस्पाडियास इज देयर. हाइपोस्पाडियास एसोसिएटेड विद यूनिलैटरल और बायलैटरल क्रिप्टोर्किडिज्म इज देयर. ठीक है, तो भी एम्बिगुअस जेनेटिलिया होगा. एक्सटर्नल जेनेटिलिया इन 46XX इंडिविजुअल्स. 46XX में नॉर्मल क्या होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन नहीं होना चाहिए इंट्रायूटेराइन लाइफ में और फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया बन जाना चाहिए. लेकिन अब नॉर्मली इफ़ टेस्टोस्टेरोन इज प्रेजेंट इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है, लेकिन लेवल्स आर नॉट एज हाई एज इन 46XY कैरियोटाइप जो कि मेल्स बनाते हैं. तो 46XX होने के बावजूद अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर प्रेजेंट तो एम्बिगुअस जेनेटिलिया बनते हैं. गोनेट्स पाल्पेबल नहीं होते लेकिन क्योंकि ओवरीज हैं, लेकिन एक्सटर्नल जेनेटिलिया आर एम्बिगुअस. मोस्ट कॉमन कॉज इज congenital adrenal hyperplasia for presence of testosterone in 46XX karyotype. मोस्ट कॉमन congenital adrenal hyperplasia एंजाइम जो कि डेफिशिएंट होता है, दैट इज 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी. ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. एक्सटर्नल जेनेटिलिया 46XY में नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मल लेवल्स रहने चाहिए टेस्टोस्टेरोन के, जो कि 5 अल्फा रिडक्टेज से DHT बन जाना चाहिए और नॉर्मल लुकिंग मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होना चाहिए. लेकिन अब नॉर्मली अगर मान लो टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं तो फीमेल लुकिंग जेनेटिलिया होगा. कंप्लीट किन कंडीशंस में हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन ना हो, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है या फिर स्वायर सिंड्रोम है. ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया विल लुक लाइक फीमेल एंड द गोनेड्स विल बी पाल्पेबल एट इंग्वाइनल रीजन. 46XY है तो गोनेड्स विल बी टेस्टिस एंड पाल्पेबल इन द इंग्वाइनल रीजन. डिसेंट नहीं होंगी लेकिन पाल्पेबल होंगी अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो. अगर लो टेस्टोस्टेरोन है तो भी गोनेड्स विल बी पाल्पेबल इन इंग्वाइनल रीजन. 46XY है तो गोनेड्स विल ऑलवेज बी पाल्पेबल क्योंकि टेस्टिस है, बेशक इंग्वाइनल रीजन में है लेकिन है तो टेस्टिस ही, पाल्पेबल ही. सो लो कंसंट्रेशन अगर है टेस्टोस्टेरोन की, दैट इज ऑल्सो abnormal एंड दैट विल लीड टू एम्बिगुअस जेनेटिलिया. पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में देखने को मिल सकता है. कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है तो देयर विल बी फीमेल लुकिंग जेनेटिलिया, पार्शियल है तो एम्बिगुअस जेनेटिलिया. इनकम्प्लीट डिसेंट इन दीज टेस्टिस, ठीक है, इंग्वाइनल रीजन में पाल्पेबल है तो इनकम्प्लीट डिसेंट है एंड इट इज एसोसिएटेड विद हाई मैलिग्नेंसी गोनाडोब्लास्टोमा and most common malignant tumor seen in them is dysgerminoma. There are indications to do a gonadectomy. If dysgerminoma and gonadoblastoma is there, we do gonadectomy. When a newborn presents with ambiguous genitalia, first step is physical examination. हम देखेंगे कि gonads palpable है या नहीं है अगर ambiguous genitalia है. अगर gonads palpable हैं तो karyotype पता लग गया हमें कि 46XY है. ठीक है, और क्योंकि ambiguous genitalia है तो it is a disorder, सेक्सुअल डिसऑर्डर. सो 46XY डिसऑर्डर है. अगर गोनेड्स पाल्पेबल नहीं है तो ओवरीज हैं और 46XX डिसऑर्डर है. और इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, 46XX में अगर एम्बिगुअस जेनेटिलिया हो रहे हैं तो इंक्रीज ऑफ एंड्रोजन ड्यू टू कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया. और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ्लूड्रोकोर्टिसोन और सोडियम क्लोराइड. बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एम्बिगुअस जेनेटिलिया में होती है, कैरियोटाइपिंग करते हैं, बट फॉर अ फास्टर रिजल्ट वी डू फिश. Other investigations in ambiguous genitalia, causes of ambiguous genitalia is a wrong line. List of investigations in ambiguous genitalia. Serum electrolytes कर सकते हैं, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल्स कर सकते हैं, आगे देखेंगे हम. कैरियोटाइपिंग और फिश कैन बी डन. Hormonal study of SH and LH and FSH can be done. Pelvic ultrasound for presence of uterus, gonads and location and associated malformations can also be done. अब है 46XX डिसऑर्डर. 46XX में नॉर्मली ओवरीज होनी चाहिए थी, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होना चाहिए था, लेकिन डिसऑर्डर में क्या है, पहला देख रहे हैं ओवर टेस्टिस. अगर ओवरीज तो है लेकिन साथ में एक साइड में टेस्टिस है, इट वाज अर्लियर नोन एज ट्रू हर्माफ्रोडाइट. तो राइट साइड में इसमें टेस्टिस देखने को मिलती है और लेफ्ट साइड में ओवरी देखने को मिलती है. तो राइट साइड में कौन सी डक्ट होगी, ओल्फियन डक्ट. राइट साइड में कौन से इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स होंगे, सीड, दैट इज सेमाइनल वेसिकल्स, इफरेंट ट्यूबुल्स एंड इजैकुलेटरी डक्ट एंड वासा डिफरेंस. और हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन विल बी प्रोड्यूस्ड, DHT विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय वन टेस्टिस क्योंकि टेस्टिस है ही एक,
हैंस पार्शली प्रेजेंट होंगे टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। दूसरी साइड पे ओवरी है, लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे मिलेरियन डक्ट होगी, फीमेल इंटरनल ऑर्गन्स होंगी, ईस्ट्रोजन विल बी द हार्मोन प्रोड्यूस्ड। तो दोनों हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और दोनों इंटरनल जेनेटेलिया हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया विल बी एम्बिगुअस। एट बर्थ मोस्टली टेकन एज अ मेल चाइल्ड, बेशक 46XX है लेकिन मेल चाइल्ड लिया जाता है। मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप इज 46XX, लेकिन 46XY में भी देखने को मिल सकता है ये हर्माफ्रोडाइटिज्म, मतलब आधा टेस्टिस आधा ओवरी, ओवर टेस्टिस। गैनोकोमेस्टिया विल बी देयर सिंस ओवरी प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो मेल चाइल्ड समझा था हमने इसको, लेकिन ये ईस्ट्रोजन के कारण गैनोकोमेस्टिया हो रहा है। तो 3/4 ऑफ देम प्रेजेंट विद गैनोकोमेस्टिया एंड 1/4 ऑफ देम मेंस्ट्रुएट। 46XX रिवर्सल क्या है? अगर 46XX कैरियोटाइप हो लेकिन और सब कुछ मेल वाला आ जाए तो सेक्स रिवर्सल हो गया। तो ये X जो है ना, एक XY की तरह ही काम कर रहा है एक तरह से, क्योंकि SRY जीन की ट्रांसलोकेशन हो गई है X क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, या फिर म्यूटेशन हो गई है SOX9 जीन में, SF1 जीन में। इस ट्रांसलोकेशन के कारण या इस म्यूटेशन के कारण ये एक X जो है ये Y की तरह ही बिहेव कर रहा है, जिसके कारण गोनैड्स भी these mutations lead to formation of testes, normal Leydig and Sertoli cells present. Sertoli cells produce Sertoli cell hormones, Leydig cells produce Leydig cell hormones. टेस्टोस्टेरोन भी है, AMH भी है, मिलेरियन डक्ट रिग्रेस भी कर रही है, वुल्फियन डक्ट ग्रो भी कर रही है। कोई फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स नहीं है, सारे मेल इंटरनल ऑर्गन्स हैं। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ DH3 देयर इज एक्सटर्नल जेनिटल भी मेल वाला है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेल वाली हैं टेस्टोस्टेरोन के होने की वजह से। तो कंप्लीट सेक्स रिवर्सल हो गया है 46XX होने के बावजूद। तो टेस्टिस भी है, मेल इंटरनल है, मेल फिनोटाइप है, बट फॉर प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी अब नॉर्मल, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंटैक्ट वाई क्रोमोसोम होना चाहिए, और टेस्टोस्टेरोन तो है लेकिन वाई क्रोमोसोम नहीं है, वो ज़रूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसलिए ये इंडिविजुअल्स, हालांकि सब कुछ मेल वाला दिख रहा है हमें, लेकिन फिर भी इनफर्टाइल होते हैं। क्रिप्टोर्किडिज्म देखने को मिलता है, शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर इज 46XX इंडिविजुअल। 46XX यानी फीमेल होगी कैरियोटाइप से, जिसमें कि गोनैड्स ओवरीज ही हैं लेकिन एम्बिगुअस एक्सटर्नल जेनिटलिया है ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंड्रोजेंस, ड्यू टू कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, और इसको बोलते हैं फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म। ठीक है, स्यूडो क्योंकि इसमें टेस्टिस वगैरह कुछ नहीं होती, एक्सटर्नल जेनिटल एम्बिगुअस तो है लेकिन ओवरीज हैं, ओवर टेस्टिस नहीं है, इसलिए ये ट्रू हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ओनली ओवरीज आर देयर। एंड दिस इज मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। अब कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया होता क्या है? इसमें जो नॉर्मल प्रोडक्शन होती है ना स्टीरॉयड्स की, डिफरेंट स्टीरॉयड हार्मोन्स की, उसके एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया में। तो नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल से बनता है बॉडी में प्रेग्नेनोलोन विद द हेल्प ऑफ स्टार। स्टार क्या होता है? स्टीरॉयड एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन। स्टार की हेल्प से कोलेस्ट्रॉल फॉर्म्स प्रेग्नेनोलोन। प्रेग्नेनोलोन जो है वो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बनाता है, और वो फिर बनाता है डिहाइड्रो एप्लेंड्रोस्टेरोन। ठीक है, प्रेग्नेनोलोन जो है वो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन बनाता है विद द हेल्प ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और 17-20 लाइज की हेल्प से फिर 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन जो है वो डिहाइड्रो एप्लेंड्रोस्टेरोन बनाता है। ये था हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। अब वर्टिकल रिएक्शंस है, प्रेग्नेनोलोन, 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन और डिहाइड्रो एप्लेंड्रोस्टेरोन, इन तीनों को ही आगे ले जाने के लिए, आगे फॉरवर्ड करने के लिए 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो आगे सारे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ DHEA जो है, डिहाइड्रो एप्लेंड्रोस्टेरोन यानी DHEA, वो बढ़ा हुआ होगा, प्रेग्नेनोलोन बढ़ा हुआ होगा अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, अगर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी तो ये वाली रिएक्शन ऐसे चलेगी, एल्डोस्टेरोन बनेगा लेकिन कोर्टिकोस्टेरोल कम होगा। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरोल कम होगा और ये सेक्स स्टेरॉइड्स भी कम बनेंगे, एंड्रोजन्स कम बनेंगे। मतलब अगर 17-20 लाइज की डेफिशिएंसी होगी तो कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन तो बनेगा लेकिन एंड्रोजन्स नहीं बनेंगे। वर्टिकल रिएक्शंस में देखें तो इन तीनों को ही आगे ले जाने के लिए 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड ज़रूरी था। उसके आगे इन दोनों को आगे ले जाने के लिए, वो तो बन रहा है, लेकिन इन दोनों को, प्रोजेस्टेरोन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को आगे ले जाने के लिए 21 हाइड्रोक्सिलेज, 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की ज़रूरत होती है।
डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन और 17 हाइड्रोक्सी डीऑक्सीकोर्टिसोल बनाने के लिए, यानी एल्डोस्टेरॉन कोर्टिसोल बनाने के लिए। तो एल्डोस्टेरॉन कोर्टिसोल नहीं बनेंगे अगर 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है। एंड्रोजन्स विल बी फॉर्म्ड नॉर्मली। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज भी कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन बनाने के लिए ही ज़रूरी होता है, इसलिए अगर ये डेफिशिएंट हो गया तो एल्डोस्टेरॉन कोर्टिसोल विल बी डेफिशिएंट। ठीक है। डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन विल बी हाई, क्योंकि ये प्रिकर्सर है, ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। और नेगेटिव फीडबैक के कारण एंड्रोजन्स विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड मोर। ठीक है, क्योंकि पीछे ACTH ज़्यादा हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक के कारण, ये कम हो गया तो ACTH विल बी मोर, ACTH विल एक्ट एंड फॉर्म दीज मोर एंड्रोजन्स मोर। ठीक है, तो ये और एक और इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है POR, दैट इज P450 ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। P450 OR एंजाइम, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। और ये काफ़ी स्टेप्स में होता है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, काफ़ी जगह पे POR का रोल होता है, जिसकी वजह से अगर POR डेफिशिएंसी है ना, तो दोनों ही मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही एम्बिगुअस जेनिटलिया देखने को मिलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH प्रोड्यूसेस एल्डोस्टेरॉन, कोर्टिसोल एंड एंड्रोस्टिंडायोन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। दोनों मेल्स और फीमेल्स में, दोनों में बनती हैं यहाँ तक। आगे जाके एरोमेटेज और 17 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज डिसाइड करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बन रहा है या ईस्ट्रोन बन रहा है, ईस्ट्रोजन बन रहा है। वरना एंड्रोस्टिंडायोन, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में बनते हैं। वंस फॉर्म्ड कोर्टिसोल हैज़ अ नेगेटिव फीडबैक ऑन ACTH। 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, मतलब इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, तो 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है तो डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन एंड डिक्रीज कोर्टिसोल। डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन है तो एड्रिनल क्राइसिस होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, लो BP एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपर प्रोटॉन्स, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो K पॉजिटिव H पॉजिटिव ज़्यादा, Na कम, एड्रिनल क्राइसिस, डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन, डिक्रीज कोर्टिसोल, तो हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन डिक्रीज कोर्टिसोल होने की वजह से लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन ACTH, जिसकी वजह से ACTH बढ़ता है, और ACTH इन पे तो काम कर नहीं सकता क्योंकि ये ब्लॉक्ड है इसके कमी की वजह से। लेकिन ACTH इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है आगे, जिसकी वजह से एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड मोर, इंक्रीज एंड्रोजन्स। तो अगर मेल फीटस है तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल एक्सटर्नल जेनिटलिया बन जाएगा, बेशक टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। लेकिन ये एंड्रोजन्स अगर फीमेल फीटस, फीमेल कैरियोटाइप में बढ़ रहे हैं तो फिर एम्बिगुअस जेनिटलिया फॉर्म करेंगे। ठीक है, और इंक्रीज्ड ACTH होने के कारण 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ेगा, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्योंकि इसके 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के आगे ब्लॉक है तो ये एक्यूमुलेट होने लगेगा। ठीक है, तो इसके लेवल्स से हम चेक कर सकते हैं कि 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है या नहीं, बाय मेजरिंग इट्स लेवल्स, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल्स। इससे हमें पता लग जाएगा कि 21 हाइड्रोक्सिलेज इज डेफिशिएंट, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉक आ रहा है रिएक्शन में, इट इज़ एक्यूमुलेटिंग। And this is the most common enzyme deficiency in congenital adrenal hyperplasia, 21 alpha hydroxylase, and it is involved in synthesis of aldosterone and cortisol, hence not produced in adrenal glands. 21 alpha hydroxylase is not involved in the synthesis of sex hormones. सेक्स हॉर्मोन्स की सिंथेसिस में रोल नहीं होता 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का, सिर्फ इन दो की फॉर्मेशन में होता है रोल। 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज is not involved in synthesis of sex hormones and it doesn't affect एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल फीटस। मेल फीटस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी के कारण जो ACTH बढ़ रहा था, जिसके कारण जो एंड्रोजन्स बढ़ रहे थे, उसकी वजह से मेल फीटस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें तो नॉर्मल ही एंड्रोजन्स की एक्सेस चाहिए होती है नॉर्मल प्रोड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल जेनिटलिया, तो मेल फीटस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फीमेल फीटस में एम्बिगुअस जेनिटलिया बनेंगे। Since precursor 17 hydroxy progesterone has increased due to increased ACTH, it is used as a screening test for 21 alpha hydroxylase deficiency। ठीक है, तो इसके लेवल्स बढ़ रहे हैं, ये आगे इसके ब्लॉक होने के कारण, तो ये बढ़ रहा है, तो इसको स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में। अगर इसके लेवल 200 नैनोग्राम से कम है तो इट रूल्स आउट कि नहीं है CAH, लेकिन अगर 800 से ज़्यादा है तो इट इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ CAH, डायग्नोस्टिक ऑफ 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। लेकिन 200 से 800 अगर लेवल्स हैं तो वी हैव टू डू अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। CAH ड्यू टू 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है इसकी डेफिशिएंसी। एंड जीन इन्वॉल्व इज क्रोमोसोम 6 पे CYP21 अल्फा जीन, 21A जीन, CYP21A जीन ऑन क्रोमोसोम 6। When a child presents with ambiguous genitalia, we do physical examination, gonads palpable है या नहीं है। अगर gonads palpable नहीं है तो कैरियोटाइप पता चल गया, यानी 46XX है।
कौन सा रीज़न हो सकता है फिर इसमें एम्बिगस जेनिटेलिया का? CAH, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस भेजेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम विल बी इंक्रीज्ड एंड प्रोटॉन विल बी इंक्रीज्ड एंड सोडियम विल बी डिक्रीज्ड, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लेवल्स विल बी इंक्रीज्ड, कैरियोटाइपिंग फिश करने पे 46XX मिलेगा, LH और FSH के लेवल्स चेक करेंगे, पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस की प्रेजेंस, गोनेट्स की लोकेशन, मालफॉर्मेशन वगैरह चेक करेंगे। लेकिन बिना ही इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट के हम एम्पिरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, अज्यूमिंग इट टू बी CAH, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ्लूइडोकोर्टिसोन, सोडियम क्लोराइड ट्रीटमेंट। Once diagnosis is confirmed, continue hydrocortisone, continue fluorocortisone, perform reconstructive surgery for the external genitalia as early as possible. Drug of choice for treatment of CAH is normally hydrocortisone, लेकिन अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, अंदर ही है बेबी, अभी फीमेल फीटस अभी उसके अंदर ही है, तो डेक्सामेथासोन देंगे फीमेल को, प्रेग्नेंट फीमेल को। इफ़ प्रेग्नेंट वुमन विद प्रीवियस हिस्ट्री है अगर उसको CAH की, ठीक है, और दोनों पार्टनर्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं सीवियर म्यूटेशंस के लिए CYP21A जीन की, ठीक है। सो इफ प्रेग्नेंट वुमन विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ CAH बेबी और बोथ द पार्टनर्स आर नोन टू बी हेट्रोजाइगस फॉर वन ऑफ द सीवियर म्यूटेशंस ऑफ CYP21A जीन, तो वी हैव टू इनिशिएट द प्रेग्नेंट फीमेल विद डेक्सामेथासोन एज सोन एज द प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड। आफ्टर स्टार्टिंग डेक्सामेथासोन एट 10 वीक्स परफॉर्म अ कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, सेल्फ फ्री फीटल DNA टेस्टिंग। अगर अनअफेक्टेड फीमेल फीटस है या फिर मेल फीटस है, मेल फीटस में तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, और अगर फीमेल फीटस पे असर पड़ा नहीं है ड्यू टू द डेक्सामेथासोन दैट वी गिव, तो फिर हम डेक्सामेथासोन को स्टॉप कर देंगे। और अगर फीमेल फीटस अफेक्ट हो रहा है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे डेक्सामेथासोन थेरेपी को प्रेग्नेंट फीमेल में। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है दूसरा एंजाइम, ये भी कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन बनाने के लिए यूज़ हो रहा था, है ना। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज ये भी यहीं पे यूज़ हो रहा था। सो सेकंड मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। 11 beta hydroxylase is required for formation of aldosterone and cortisol. Aldosterone is decreased, no cortisol to provide negative feedback on ACTH and there will be increased androgens। वैसे ही हो रहा है अब तक सब कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रिकर्सर था ना 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में तो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एक्यूमुलेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका प्रिकर्सर जो है डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन ये एक्यूमुलेट होता है और इट हैज़ सिमिलर एक्शन लाइक एल्डोस्टेरॉन, तो बीपी बढ़ाता है, ये बीपी बढ़ाता है डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन। So all precursor substrates will increase like deoxycorticosterone. Deoxycorticosterone has mild mineralocorticoid properties, hence BP will increase accumulation of deoxycorticosterone की वजह से। 11 beta hydroxylase deficiency, decreased aldosterone, decreased cortisol, hypoglycemia, loss of negative feedback on ACTH, increased ACTH, ठीक है। इंक्रीज ACTH होने की वजह से डीऑक्सीकोर्टिसोन एंड कोर्टिसोन लेवल्स इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, हाइपरकैलेमिया हैपेंस एंड ऑल्सो एंड्रोजेंस लेवल इंक्रीज। मेल फिटस विल बी नॉर्मल बट फीमेल फिटस अगर था, फीमेल कैरियोटाइप था तो एम्बिगस जेनिटेलिया। फिर है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज या फिर 1720 लाइज डेफिशिएंसी, जो कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस में एंजाइम्स थे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस में जो एंजाइम्स थे ये वाले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एल्डोस्टेरॉन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये कोर्टिसोल के लिए ज़रूरी है और एंड्रोजेंस के लिए ज़रूरी है, ये याद रखना है बस, एल्डोस्टेरॉन के लिए ज़रूरी नहीं है। दीज एंजाइम्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अल्टीमेटली DHEA एंड एंड्रोस्टिनडायन लेवल्स डिक्रीज, ठीक है। तो एंड्रोजेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हैंस प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस इज डिक्रीज्ड। डिक्रीज्ड एंड्रोस्टिनडायन, डिक्रीज्ड एंड्रोजेंस, तो फीमेल फिटस विल बी नॉर्मल क्योंकि उसमें एंड्रोजेंस की ज़रूरत ही नहीं थी, तो फीमेल कैरियोटाइप वाला बेबी था तो उसमें तो नॉर्मल रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेल कैरियोटाइप अगर था तो वहाँ पे नॉर्मल एक्सटर्नल जेनिटल डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट थी जो कि नहीं हो पा रही पूरी, तो फिर एम्बिगस एक्सटर्नल जेनिटेलियन मेल फिटस। तो मेल fetus will present with ambiguous genitalia and 17 alpha hydroxylase deficiency as well as 1720 lyase deficiency। डिक्रीज्ड कोर्टिसोल प्रोडक्शन भी होगा, एल्डोस्टेरॉन तो नॉर्मल रहेगा लेकिन कोर्टिसोल भी यहाँ पे कम होगा। लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन ACTH, तो नेगेटिव फीडबैक कम होगी तो ACTH के ऊपर ACTH के लेवल्स बढ़ गए तो ACTH एल्डोस्टेरॉन और ज़्यादा बनाएगा क्योंकि वो तो नॉर्मली बन रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, और लेकिन ACTH बढ़ने के कारण वो और ज़्यादा बनने लगा तो उसके कारण हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीरोइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीरोइड जो था वो सारे हार्मोन्स के लिए प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी था, ठीक है। 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीरोइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल द हार्मोन्स, ठीक है, एंड्रोजेंस, कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो गई तो दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल हार्मोन्स, ऑल 3 हार्मोन्स डिक्रीज, एल्डोस्टेरॉन, कोर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरॉन।
ACTH levels will increase due to loss of negative feedback. Precursors like pregnenolone और 17-hydroxypregnenolone increase and DHEA also increase. DHEA बढ़ता है, ठीक है। तो इंक्रीज DHEA के कारण अगर दोनों में ही फिर एम्बिगुअस जेनेटिलिया देखने को मिलेगा। अगर फीमेल कैरियोटाइप था तो DHEA विच इज़ अ वीक एंड्रोजन है, वीक एंड्रोजन होने के कारण फीमेल फिटस में भी ये एम्बिगुअस जेनेटिलिया करवा देगा, क्लाइटोरोमेगाली करवा देगा। और मेल फिटस में क्योंकि वीक है तो माइक्रोपीनिस करवा देगा। मेल फिटस में एम्बिगुअस जेनेटिलिया सिंस DHEA ऑल्सो ऑल्दो DHEA बेशक बढ़ रहा है, एंड्रोजन है बढ़ रहा है, लेकिन ये वीक एंड्रोजन है तो एम्बिगुअस जेनेटिलिया ही करवाएगा मेल में, इट्स अ वीक एंड्रोजन, माइक्रोपीनिस करवाएगा। फीमेल फिटस में एम्बिगुअस जेनेटिलिया करवाएगा क्योंकि देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एंड्रोजन, बेशक वीक है लेकिन एंड्रोजन है, फीमेल में नहीं होना चाहिए, क्लाइटोरोमेगाली करवा देगा। इन नियोनेट्स विद 3-beta हाइड्रोक्सीस्टीरोइड डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी 17-hydroxypregnenolone इज इंक्रीज्ड, ठीक है। न्यूली डायग्नोस्ड CAH है। डेफिशिएंसी ऑफ पोर एंजाइम, हमने देखा था कि पोर एंजाइम जो है P450 ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम जो है, जो कि क्रोमोसोम 7 पे लोकेटेड होता है। दिस एंजाइम इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर मैनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द स्टीरॉयड पाथवे, देयरफॉर इट लीड्स टू एम्बिगुअस जेनेटिलिया इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ये काफ़ी जगह पे इन्वॉल्व होता है, इसलिए बोथ मेल्स और फीमेल्स में ये एम्बिगुअस जेनेटिलिया करवाता है। एंड इट इज़ द ओनली सेक्सुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज़ एसोसिएटेड विद स्केलेटल अबनॉर्मैलिटीज़, पोर एंजाइम डेफिशिएंसी। तो स्केलेटल अबनॉर्मैलिटीज़ दिखते हैं जैसे कि क्रेनियोसाइनोस्टोसिस, रेडियो अल्नर साइनोस्टोसिस, मिड फेशियल हाइपोप्लेसिया एंड कोएनल एट्रीशिया। और इन चारों को कंबाइंड बोलते हैं एंटले-बिक्सलर सिंड्रोम, एंटले-बिक्सलर सिंड्रोम, क्रेनियोसिनोस्टोसिस, रेडियो अल्नर सिनोस्टोसिस, मिड फेशियल हाइपोप्लेसिया एंड कोएनल एट्रीशिया। फिर है एरोमेटेज डेफिशिएंसी। एरोमेटेज इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एंड्रोस्टिन इनटू ईस्ट्रोजन। तो 46XX जीनोटाइप है, उसमें एम्बिगुअस जेनेटिलिया करवा देगा अगर एरोमेटेज डेफिशिएंसी है। एरोमेटेज एंजाइम कन्वर्ट्स एंड्रोजन्स इनटू ईस्ट्रोजन। दीज एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स ऑफ द फीटस, ठीक है। प्लेसेंटा सीक्रेट्स एरोमेटेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट एरोमेटेज इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय एडिपोज टिश्यू, ब्रेन एंड गोनेड्स। एरोमेटेज डेफिशिएंसी अगर फीमेल फिटस में होगी तो फीमेल फिटस में इंक्रीज्ड एंड्रोजन्स and decreased estrogen. Increased androgens in intrauterine life lead to ambiguous genitalia in the female fetus, and these increased androgens also pass through placenta to the mother. यहाँ पे mother है, passes to the mother. Androgens levels increase in the mother. Hirsutism in the mother due to androgens in the second half of pregnancy. Therefore, if female fetus has ambiguous genitalia with history of hirsutism in mother during pregnancy, then it indicates aromatase deficiency is the cause. ठीक है। Now revision. Causes of ambiguous genitalia और क्लाइटोरोमेगाली इन 46XX। 46XX है, उसमें ambiguous genitalia क्यों हो सकते हैं? कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल कम हो जाते हैं, एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक लॉस्ट ऑन द ACTH। एंड्रोजन्स बढ़ने के कारण ambiguous genitalia इन 46XX। 11-beta हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी भी सेम एक्ट करती है। ओवोटेस्टिस अगर है, एक ओवो है, एक ओवरी है, एक टेस्टिस है, तो टेस्टिस जो है वो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करती है जिसके कारण एम्बिगुअस जेनेटिलिया होते हैं। एरोमेटेज डेफिशिएंसी जिसके कारण एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, एंड्रोजन के कारण एम्बिगुअस जेनेटिलिया हो जाता है। मैटरनल एक्सपोजर टू एंड्रोजेनिक ड्रग्स, मैटरनल ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स इन ल्यूटियोमास एंड थीका ल्यूटिन सिस्ट, या फिर 3-beta हाइड्रोक्सीस्टीरोइड डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी जिसके कारण एंड्रोजन्स भी कम होते हैं, एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल भी कम होता है, लेकिन DHEA बढ़ा हुआ है तो जो कि प्रिकर्सर है DHEA बढ़ने के कारण, जो कि एक वीक एंड्रोजन है। फीमेल में बेशक अगर वीक एंड्रोजन भी बढ़ेगा तो इट विल लीड टू एम्बिगुअस जेनेटिलिया। और अगर कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया है जिसमें पोर डेफिशिएंसी कैन कॉज एम्बिगुअस जेनेटिलिया इन बोथ मेल एंड फीमेल फिटसेस, बोथ कैरियोटाइप्स, ठीक है। तो CAH जिसके कारण एम्बिगुअस जेनेटिलिया होता है XX में। XX में CAH कौन सा होगा? 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 11-beta हाइड्रोक्सिलेज, दोनों में ही हो रहा है अगर तो पोर एंजाइम के कारण हो सकता है, और 3-beta हाइड्रोक्सीस्टीरोइड डिहाइड्रोजनेस क्योंकि इसमें DHEA होता है, और DHEA वीक एंड्रोजन होने के कारण मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में एम्बिगुअस जेनेटिलिया कोज करवाता है। 17-20 लाइज और 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो है ये XY में करेंगे क्योंकि इसमें फिर एंड्रोजन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन विल बी नॉर्मल बट कोर्टिसोल विल बी लेस एंड एंड्रोजन्स विल बी लेस। एंड्रोजन्स कम होने की वजह से XY में ये एम्बिगुअस जेनेटिलिया कोज करवाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट पार्ट 1।